बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जब अगेन कोरोना वायरस की वजह से ऑफ हुआ था, उससे पहले अपने चैप्टर नंबर 6 तक यानी एंजाइम्स हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू एएलपी। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगेन स्कूल क्लोज हो गए, जिस बेसिस पर या जिन बेसिस पर हमें दोबारा ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ मूव करना पड़ा। बहरहाल स्टूडेंट्स, अब ये जिंदगी का एक हिस्सा है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द ये जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, जो कि अकॉर्डिंग टू एएलपी हमने लेकर चलना है, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि इंट्रोडक्शन जो है वो बायो एनर्जेटिक्स का हमारे एएलपी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि वो सुनने के बाद ही इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम चेन टू चेन इस चैप्टर में आगे मूव करें। एंड एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ ही साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि सिंपल से आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएंगे। तो इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं जितना कर सकता हूं, तो काइंडली इन लेक्चर्स को आप प्रॉपरली सुनिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसी टर्म है जिसको सुनने के बाद आपको इसका कुछ ना कुछ मीनिंग समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके मीनिंग के ऊपर डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, उसे देखते हैं कि उसकी मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो आइए जी। द फर्स्ट वर्ड इज बायो। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? बायो। एंड यू वेरी वेल नोन अबाउट द वर्ड बायो, इट मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म इज एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स का वर्ड जो है, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी। इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, यानी हमने इस चैप्टर में बायो यानी लाइफ और एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी के रिलेशनशिप्स की डिस्कशन करनी है। तो एक्चुअल में एनर्जेटिक्स का मतलब यहां पर यह होगा कि एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? चेंजेस। कि हम ये देखेंगे कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और एनर्जीज जो हैं वो कैसे ट्रांसफर होती हैं, कैसे एक से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन होती है। तो एक्चुअल में बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यह है कि हमने लाइफ से रिलेटेड जो एनर्जीज हैं उनके रिलेशनशिप्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है कि वो ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक हो गया? और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने सामने राइट किया है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। आइए उस पॉइंट को देखते हैं, फिर हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप होगा मजीद, और फिर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जो स्टूडेंट मैंने एडिशन की है वो ये है कि एनर्जी से रिलेटेड आपने प्रीवियस क्लासेस में एक लॉ पढ़ा था, और वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक स्पेसिफिक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है। तो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहां पे कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो एनर्जी तैयार होती है, क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट लेकिन इट कैन बी चेंज यानी ट्रांसफर, इट कैन बी चेंज्ड यानी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब स्टूडेंट यहां पर एक सवाल है कि ये कौन सी एनर्जीज हैं जिनकी बात हो रही है। तो देखिए ये वो ही एनर्जीज हैं जो आपने होपफुली फिजिक्स में रीड आउट की होंगी और अच्छी तरह समझी होंगी। मैं एक एग्जांपल से लेकर चलता हूं, एक सूटेबल एग्जांपल जो एनर्जी से रिलेटेड है, फिर होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद इसके एग्जांपल से बिल्डअप हो जाएगा। देखिए मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे हाथ में एक कप है और उस कप को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो देखिए ये कप की एक स्पेसिफिक पोजीशन है। तो हमने ये राइट किया हुआ था अपनी नोटबुक में जब हमने नोट्स बनाए थे होपफुली फिजिक्स के, कि जब एक स्पेसिफिक पोजीशन में एनर्जी की बात की जाए तो वो एनर्जी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस कप को छोड़ेंगे वो कप नीचे गिरेगा, यानी वो किसकी तरफ आएगा, अर्थ की तरफ, क्योंकि जमीन के पास ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा जी, जैसे ही कप जमीन पर आएगा तो आते वक्त रास्ते में जाहिर सी बात है वो मोशन में आ गया, पहले वो रेस्ट में था, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर थी। जैसे ही आपने छोड़ा वो कप किस में आ गया, काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई यानी मोशन। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुई। अब जैसे ही वो कप आके ग्राउंड के साथ यानी जमीन के साथ टकराएगा तो टकराने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में। किसमें, साउंड, क्योंकि कप जैसे ही जमीन के साथ टकराएगा वो एक ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिस वजह से उसमें से क्या जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा। तो ये तीन स्पेसिफिक एनर्जी हैं जिनमें हमें कन्वर्जन होती नजर आ रही है। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस याद रखिएगा हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि वो हम उसको काउंट करते नहीं होते, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ एनर्जीज। तो इसी हवाले से आप ये देख सकते हैं, मैंने नीचे एक छोटी सी एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन कह लीजिए बनाई हुई है सिंपल, और एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, आ कप। ठीक है, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स एनर्जीज का कह लीजिए कन्वर्जन है। अब ये एक एग्जांपल तो हो गई, आप समझ लीजिए फिजिक्स से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो एक और एग्जांपल है एनर्जी ट्रांसफ्यूजन की, वो हम देखते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन की। वो एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स प्लांट्स की है। देखिए हम ये जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी जिंदगी में, अगर उन्होंने अपने आप को सरवाइव करना है, और वो फंक्शन जो है उनके अंदर जो बॉडी में पाया जाता है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस मैन्युफैक्चरिंग। तो यानी ऐसा प्रोसेस जो लाइट की मौजूदगी में होता है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब सवाल यह है कि प्लांट्स के पास लाइट कहां से आती है। तो देखिए जो बिगेस्ट सोर्स है लाइट का वो एक्चुअल में सनलाइट है। तो होपफुली होता कुछ इस तरह के हमारे पास सन मौजूद है, वहां से सन जो है वो सनलाइट देता है, और वो सनलाइट स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर आकर गिरती है, और प्लांट उस सनलाइट को यूटिलाइज करता है। और जैसे ही ये प्लांट जब सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं तो अपने सर्वाइवल के लिए
वो फूड जनरेट करते हैं, और वो जो फूड जनरेट होता है एक्चुअल में वो फूड उनके लिए ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपने पहले भी याद किया हुआ। अब देखिए जब प्लांट्स की बॉडी में ग्लूकोज आएगा जो कि इन्होंने जनरेट किया है एज ऑटोट्रॉप्स, तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज वो बॉडी में यूटिलाइज भी करेंगे, ठीक है, और बॉडी में उनकी स्टोरेज भी होगी इस ग्लूकोज की। तो एक्चुअल में वो जो स्टोरेज है वो स्पेसिफिक बॉन्ड्स की वजह से होगी, और उनमें जो एनर्जी होगी बॉन्ड्स में एक्चुअल में हम उनको क्या नाम देंगे, केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो केमिकल एनर्जी की वजह से केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे जिनके अंदर आप कह लीजिए फूड की एनर्जी स्टोर होगी। और केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड एक चैप्टर हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं आपकी ये केमिकल एनर्जी जो है इसमें फूड जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब एक जो सिंपल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कैसे होता है जी कि प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी एनवायरनमेंट से उनको वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट्स एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके अपना फूड जनरेट करते हैं विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इस फॉर्मूले में कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी है, 6। अब यहां पर आप देखिए तो कार्बन 1 है। अब इसको 6 करने के लिए जाहिर सी बात है इसके पीछे नंबर ऑफ मोल्स में आप 6 लगा देंगे, कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन देखिए 12 है, कितने हैं 12। अब अपने लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऐसा क्या करें हम नंबर ऑफ मोल्स में के 12 हो जाए तो आप 6 लगा दीजिए। 6 लगाने से 6 2 12 हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन 6 है जबकि यहां पे 1 था, तो ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। अब आपके पास जो चीज बच रही है इस रिएक्शन में वो आपके पास ये ऑक्सीजन बच रहा है जो कि 6O2 है। तो प्लांट्स इसी के साथ 6O2 यानी 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना देंगे जो कि दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कह लीजिए ऑक्सीजन है उसको ये रिलीज कर देते हैं कहां पे, एनवायरनमेंट में, ताकि दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली उसमें हम किन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ये एक रेस्पिरेशन, कह लीजिए कि ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं अब जो प्लांट्स ने अपने लिए ग्लूकोज तैयार किया वो एक्चुअल में उनका फूड है जो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर किया, कुछ अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए रखा उनको परफॉर्म करने के लिए, और कुछ फूड उन्होंने स्टोर कर लिया। अब जो ऑक्सीजन थी वो उन्होंने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी। अब एनवायरनमेंट में दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स उन्होंने इस ऑक्सीजन को गेट किया और रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया। अब आप ये देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल्स जितने भी हैं जिनमें ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं इनका आपस में एक स्पेसिफिक रिलेशन बन गया। क्या बन गया, रिलेशन बन गया, जिसको एक्चुअल में हम रिलेशनशिप्स का नाम देते हैं। और फिर अपनी डेफिनेशन पे आते हैं जो हमने स्टार्ट की थी बायो एनर्जेटिक्स के, जो लाइफ है यानी प्लांट और एनिमल्स की हम बात ले लेते हैं, उनमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है यानी चेंजेस होती हैं,
और उनके दरमियान क्या बनता है, रिलेशनशिप। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको कुछ सिंपल आपकी रूटीन लाइफ की एग्जांपल्स दी और आपको समझाने की कोशिश की। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 117 पे बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें ये फुल पेज जो है आप कह लीजिए एज ए इंट्रोडक्शन है, इसको आप रीड कर लीजिए तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पेज नंबर 118 के टॉप पे उन्होंने एनर्जीज को स्प्लिट करके बताने की कोशिश की है कि कैसे एनर्जीज की डिवीजन होती है। तो आप उस एक कह लीजिए टेबल बना हुआ है कि एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उसको भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स उस टॉपिक पे जो कि एक्चुअल में हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जर्नल टर्म्स लेकर चलूंगा ताकि वो टॉपिक आपको जल्दी समझ आ जाए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ आ जाए। तो स्टूडेंट बात कुछ इस तरह की है कि हम जो टॉपिक अब स्टार्ट करने लगे हैं, इनको फिल वक्त मैंने नाम दिया है, इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या वर्ड है, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जी रेडॉक्स रिएक्शन को मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, जो कि आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में काम किया था रूल्स पर, उनको लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल लिखी हुई है सोडियम की। सोडियम आपको पता है एक मेटल है, स्लाइट मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 11। और अगर हम उसकी डायग्राम बनाएं तो हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिस बेस पर हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उस बेस पर यह डायग्राम जो है बन जाती है। अब आप देखिए सोडियम की नेचर है कि सोडियम क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे ही सोडियम, ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम है, अगर ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो जाहिर सी बात है जब सोडियम का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा जी, बात यहां पे स्टूडेंट्स खत्म नहीं होती, बात क्या चलती है आगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, क्लोरीन। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जिस बेस पर इसकी जो डायग्राम बनती है उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में कितने होते हैं, 7। देखिए हमें पता है कि रूल है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, ऑक्टेट का होना जरूरी है। तो सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एक्चुअल में क्लोरीन क्या कर लेता है, गेन। तो इस वजह से यहां पे पहले जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी इन्होंने ऐड किया, जिस बेस पर डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और वेरी नेक्स्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। जिन बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन जबकि क्लोरीन गेन कर रहा है, ऐसा ही है। अब आपने एक चीज यहां पर ऐड करनी है, वो ये कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है ये, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी सोडियम ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जबकि क्लोरीन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इन बेसिस पर हम कहेंगे कि क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है जी, तो ये हमने 2 चीजें देखी, द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड द सेकंड इज रिडक्शन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस आ गई। वो क्या कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, भी हमने पढ़ा कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन
या इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एलिमेंट एक या एक से ज्यादा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होगा जी, आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए इन दोनों को, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों को मिलाकर एक्चुअल में हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये हमने यहां पे पढ़ा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगी। और ये याद रखिएगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वहां पर रिडक्शन जरूर होती है। इसीलिए इन दोनों को, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिलाकर हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? अब ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने फोकस किया द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन। क्यों? देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उनकी फ्लो में एनर्जी होती है। ठीक है, उसी बेस पर यहां पर एक लाइन लिखी गई कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं, जरिया होते हैं। सोर्स यानी जरिया किसका, एनर्जी का। ठीक है, यानी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और होपफुली इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, या आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। अब मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल समझाई जो कि कॉम्प्लेक्स एग्जांपल थी, तो अब हम इसको एक सिंपल वे में लेकर जाते हैं। और अगर आपको ये समझ आ गई है तो वो समझना मुश्किल नहीं है। वो कैसे? देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है ए, जिसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपको इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस ए ने क्या किया, इस ए ने यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया तो जाहिर सी बात है इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और खुद ए जो है, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ये ए ही रहा, इलेक्ट्रॉन इससे वैनिश हो चुके हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन इस बी नामी एलिमेंट ने क्या कर लिए, गेन। तो जब ये बी नामी एलिमेंट यहां से गुजरा तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और बी के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन आपको बने नजर आ रहे होंगे। अब ये बी एलिमेंट जो है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक्चुअल में इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो हमने कह दिया जी गेन करना इलेक्ट्रॉन को, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी अब आपने याद क्या करना है, याद क्या रखना है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है क्या जी? ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कि हमारी लाइफ की एक्टिविटीज में भी अप्लाई होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एक एडिशन और कर ली जाए, वो ये है कि आप देखते हैं जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने पढ़ा C6H12O6 है। इसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लॉन पेयर अवेलेबल होते हैं। अब लॉन पेयर क्या है, ये भी हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया है कि एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजन से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग कर लिए जाएं कुछ देर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़े होते हैं, ऑक्सीजन को उनकी जरूरत फिल वक्त नहीं होती, लेकिन अगर उनको ड्रैग करके कुछ देर के लिए ले लिया जाए या सेपरेट कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा खींचेगा अपनी तरफ, दोबारा ड्रैग करेगा।
जिन बेसिस पर इसी प्रोसेस के दरमियान जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो एक्चुअल में स्टूडेंट ये सारा जो अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा रेडॉक्स रिएक्शन का, इसमें कंप्लीटली जो बात है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एक्सचेंजिंग होती है, उन इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग के वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज। यानी हमने फ्लो ऑफ एनर्जी की तरफ देखना है कि एनर्जी का फ्लो क्या है, एनर्जी जो है वो कैसे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम जरा बुक पर आ जाते हैं, कुछ रीडिंग कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर 118 पर आना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जी, इसके सेकंड पैराग्राफ से मैं स्टार्ट करूंगा। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जितने भी जिंदगी के प्रोसेसेस हैं, अमल हैं, उनको करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये एक्सचेंजिंग होगी इनके दरमियान। जी, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा जी, बिल्कुल यही डेफिनेशन थी, सिर्फ यहां पर एक और गलती से ज्यादा हो गया, इसको रिमूव कर लेते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स एक जरिया होते हैं एनर्जी के। इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स। डिपेंड ये करता है कि उनकी लोकेशन क्या है और वो कैसे अरेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं ऑक्सीजन पे, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। तो वो पहले से ही जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक जगह पर बैठे हुए हैं, तो वो ऐसी स्टेबिलिटी पर हैं कि वो खुद ऑक्सीजन तो स्टेबल है, लेकिन एनर्जी की जो हालत है वहां पे या एनर्जी जो है उसकी बिल्कुल भी बात नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो क्लास में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जब तक क्लास में बैठा रहेगा वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहा, तो उसमें कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, वो बिल्कुल इजी होकर बैठा हुआ है, जिन बेसिस पर उसमें एनर्जी ट्रांसफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर वो खड़ा हो, चलना शुरू कर दे, रनिंग शुरू कर दे, भागना शुरू कर दे, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जितना फूड स्टोरेज है यानी फूड स्टोर हुआ हुआ है, वो सारे का सारा केमिकल एनर्जी की सूरत में उसके दरमियान के बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, जिन बेसिस पर जैसे ही बॉन्ड्स टूटेंगे एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करने पर वो रनिंग पूरी कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत से प्रोसेसेस हैं जिन पर उस चेंजेस आएंगी जो उसकी बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं। अच्छा जी, बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, ड्रैग्ड अवे यानी उनसे सेपरेट कर लिए जाए, एंड अटैच टू अदर एटम, यानी उनको किसी दूसरे एटम के साथ आप कनेक्ट कर दें, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। तो वो अपने आप को अनस्टेबल फील करेंगे ऑक्सीजन, वो ये कहेंगे जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो क्यों लेकर गए हैं ये, या क्यों गए हैं उनके पास, तो दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, यानी वो उनके पास ऑक्सीजन के पास दोबारा आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन दिस हैपन एनर्जी इज रिलीज्ड, और जैसे वो ऑक्सीजन के पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ठीक हो गया जी। In living organisms, redox reaction involves the lose and gain of hydrogen atom. अब अगर हाइड्रोजन एटम की बेस पर देखें तो हम इसको भी इजीली देख सकते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट्स कि अगर हम उसकी डायग्राम बनाएं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिस पर हम ये कह सकते हैं कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा होता है, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है,
तो कहते हैं जी कि वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ये भी हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात पहले से ही हमें पता है कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस दैट इसमें एक ही प्रोटॉन होगा। इट मींस दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस अ हाइड्रोजन एटम, यानी जब हाइड्रोजन एटम लूज होगा तो एक्चुअली होगा क्या, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स हाइड्रोजन एटम, कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है, उसी हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी रिडक्शन। तो एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ट्रांसफर होते हैं इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स जनरेट होता है और उन्हीं बेसिस पर एलिमेंट्स के दरमियान क्या बनता है, रिलेशनशिप। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जिनको हमने रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया, इनको डिस्कस करने की जो रीजन है वो ये है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होते हैं तो इन बेसिस पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के दरमियान आपस में क्या बनता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप। और उसी रिलेशनशिप की बेस पर कुछ ना कुछ क्या आती हैं, चेंजेस। और एक्चुअल में जो चेंजेस आती हैं वो आ कहां पे रही हैं, एनर्जी में। ठीक है। और क्योंकि अभी हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो एक्चुअल में ये हमारे पास बनता क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स प्लांट्स की बॉडी में भी होता है जो कि वो खुद जनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो ही ग्लूकोज इनडायरेक्ट या डायरेक्टली हमारी लाइफ में हमारे पास भी आता है। और उस ग्लूकोज को हम भी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और अपनी बॉडी से वो तमाम तर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि हमें अपनी जिंदगी में करना जरूरी है। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था बायो एनर्जेटिक्स का, जिसमें हमने एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन को देखा। तो आज स्टूडेंट्स हमारा वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज द सेल्स एनर्जी करेंसी। स्टूडेंट्स, इसको हम एटीपी भी कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कशन की थी रेडॉक्स रिएक्शन की, और उसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टूडेंट्स सेल की एनर्जी की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और कैसा रिलेशनशिप है हमारे इन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ, हम उनकी डिस्कशन करेंगे। और ये वो ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि हमने 4th चैप्टर द सेल में भी पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्चुअल में एनर्जी की टाइप है जो कि अपने अंदर अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती है इस मॉलिक्यूल को, इसीलिए एटीपी कहा जाता है।
आइए स्टार्ट करते हैं एटीपी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डायग्राम देखेंगे जो कि सामने मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सेंटर में आपको राइबोस शुगर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसके राइट हैंड पे आपको एडेनिन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और लेफ्ट साइड पे आपको 3 फॉस्फेट, ठीक है, जो कि असल में तो फॉस्फोरस एलिमेंट है, लेकिन इसकी यहां पर क्योंकि एडिशन हो चुकी है राइबोस के साथ, तो ये 3 आपके पास फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो ऐड होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक एक करके हम इनके जो यूनिट्स हैं इनकी डिस्कशन करेंगे कि पहले तो वर्ड आ जाता है जी एडेनिन। एडेनिन क्या है? तो एक्चुअल में एडेनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है। नाइट्रोजीनियस बेस से मुराद जो कि आप कह सकते हैं एक हिसाब से डीएनए का पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए, अ पार्ट ऑफ डीएनए। आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था 4 टाइप ऑफ जीन्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। इसी तरह जो एडेनिन जीन का पार्ट होता है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि एडेनिन एटीपी का भी पार्ट है, ठीक है। ये डीएनए में से नहीं है, लेकिन जिस तरह डीएनए में एडेनिन होती है एक नाइट्रोजीनियस बेस, उसी तरह यहां पे एटीपी के मॉलिक्यूल में एडेनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है। और इस नाइट्रोजीनियस बेस के साथ आगे एक राइबोस शुगर अटैच है। स्टूडेंट्स यहां पे राइबोस का मतलब क्या है? 5 कार्बन, यानी जो शुगर 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है उसको हम राइबोस कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोस। इसके आगे आप देख सकते हैं कि राइबोस के इस तरफ से एक फास्फोरस अटैच है, फिर उसके साथ एक स्पेसिफिक आपको बॉन्ड नजर आ रहा होगा लाइक ऐसे, और फिर एक फास्फोरस अटैच है, और उसके साथ आप देख सकते हैं एक और फास्फोरस अटैच है स्पेसिफिक बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये बॉन्ड क्या है? पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक यूनिट एडेनिन है, एक राइबोस शुगर है और 3 फास्फोरस इसके साथ अटैच है। इसी बेस पर हमने इसका नाम रखा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, कि 3 फास्फोरस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में अटैच होंगे, ठीक है जी। इसी वजह से हमने इसका पूरा नाम एटीपी रखा। अब हम मूव करते हैं एटीपी की एक्सप्लेनेशन में कि एटीपी के बारे में और क्या क्या हम सीख सकते हैं। देखिए, एटीपी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। इसमें फास्फोरस की नंबरिंग की बेस पर हमने इसको एटीपी कहा है। अगर आप सपोज करिए कि किसी भी रीजन पर ये एक बॉन्ड टूटा तो एक फास्फोरस रिलीज हो जाएगा, बॉन्ड टूटने पर एनर्जी रिलीज होगी, और अब 3 की बजाय 2 फास्फोरस रह जाएंगे, तो इसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी से एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब जिसमें 2 फास्फोरस रह जाएंगे, ठीक है जी। अब आप सपोज करिए कि एक बॉन्ड फर्दर एक और फास्फोरस जो है वो टूट चुका है, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होनी है। अब पीछे एक फास्फोरस रह गया, तो स्टूडेंट्स क्या नाम पड़ जाएगा इसका? एएनपी, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इस पर, इन बेसिस पर मैंने नीचे तीनों नाम राइट कर दिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है, मोनो मीन्स 1, यानी ऐसा एडिनोसिन आपका स्ट्रक्चर एक एडिनोसिन जिसमें एक फास्फोरस लगा होगा, तो इसको आप एएनपी कहेंगे, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फास्फोरस लगे हुए हैं तो आप क्या नाम देंगे? डाइफॉस्फेट। और अगर 3 लगे हुए हैं फास्फोरस तो आप क्या नाम देंगे? ट्राइफॉस्फेट। तो एक्चुअली में हमारे पास जो ज्यादा आप कह लीजिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमेशा
स्ट्रक्चर पाया जाता है वो एक्चुअल में एटीपी होता है, विच इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया जी। तो इसी डायग्राम के बेस पे इनके सब यूनिट्स को मैंने यहां पे राइट किया। आइए इन सब यूनिट्स को देखते हैं। अब आपने याद रखना स्टूडेंट्स के ईच एटीपी यानी हर जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो 3 सब यूनिट्स पे है, यानी 3 सब यूनिट्स हैं जिन पर हर एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। द फर्स्ट इज एडेनिन विच इज अ नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो एडेनिन हुआ करेगी। इसके साथ राइबोस शुगर आ जाता है जी, 5 कार्बन वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लास्ट पे जो चीज ऐड होती है वो एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसको फॉस्फेट ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 होते हैं, फिर ये 2 भी हो सकते हैं, वगरना ये सिर्फ फॉस्फेट कहलाएगा जब सिंगुलर होगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि फॉस्फेट को अगर आप गौर से देखें तो चेंजेस अगर आएंगी तो फॉस्फोरस के ऊपर आती हैं। कैसे? अगर एक फॉस्फोरस टूटता है तो ट्राई से डाइफॉस्फेट बन जाता है। फर्दर मैंने आपको बताया कि अगर एक और फॉस्फोरस एलिमेंट वहां से सेपरेट होगा इस स्ट्रक्चर में से तो वो डाई से मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो होती हैं ये क्योंकि फॉस्फोरस की वजह से हो रही हैं। और ये फॉस्फोरस सेपरेट क्यों होता है, यहां पर ये सवाल है। तो देखिए इस फॉस्फोरस जो एलिमेंट है जिसको हम फॉस्फेट भी कह रहे हैं, जब एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ अटैच होता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है, और ये एक और फॉस्फोरस अटैच हो रहा है तो ये एक पूरी लीनियर चेन बन जाती है। अब एक फॉस्फोरस एलिमेंट दूसरे फॉस्फोरस के साथ अगर अटैच है या कनेक्ट है तो वो एक्चुअल में एक स्पेसिफिक बॉन्ड है जिसकी वजह से वो कनेक्ट है। उसी बॉन्ड की अगर बात कर ली जाए तो मैंने यहां पे हेडिंग राइट की, कनेक्शन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो कनेक्शन जो एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप का हुआ है स्टूडेंट्स, वो एक स्पेसिफिक लाइन आपको बनी नजर आ रही होगी डायग्राम में भी, जिसको हम टाइल्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टाइल्ड। ठीक है, इसको बनाते हुए इसके स्ट्रक्चर को हम टाइल्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग। क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग। किस चीज की? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यानी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाना, ये किसका काम है? कोवलेंट बॉन्ड। अब आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये आपके पास एक फॉस्फोरस है, ये बीच में टाइल्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड है, ये दूसरा फॉस्फोरस है, ये अगेन टाइल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ये तीसरा फॉस्फोरस है। अब इस फॉर्म में एटीपी जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, लेकिन अब अगर सेल को एनर्जी चाहिए तो एक्चुअल में ये एटीपी टूटेगा, यानी इसमें आप कह लीजिए एटीपी का बॉन्ड टूटना है। तो देखिए जैसे ही ये हमारे पास कह लीजिए एक मॉलिक्यूल था एटीपी का, इस एटीपी में एक्चुअल जो चीज टूटेगी वो ये टाइल्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो एक्चुअल में जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी टूटेगी, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग टूट जाएगी। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ये शेयरिंग टूटेगी, तो एक्चुअल में यहां पर क्या रिलीज होगी? एनर्जी, यानी रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये वो ही एनर्जी है जो कि एक्चुअल में कौन यूज करेगा? सेल। और सेल इस एनर्जी को यूज करके अपनी जो भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करेगा। अब आप देख सकते हैं जब एक बॉन्ड टूटेगा तो ये पहले आपके पास था एटीपी, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ये क्या बन जाएगा? एडीपी। और अगर स्टूडेंट्स आप देखें अगर मजीद जरूरत है तो ये एडीपी से क्या बन जाएगा? एएमपी। और अगेन जो बॉन्ड है ये वाला ये भी टूट जाएगा और फिर दोबारा क्या रिलीज होगी? एनर्जी।
तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम उसको एक रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं कि रिएक्शन के तौर पर देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। तो ये देखिए, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एटीपी है, इसके अंदर वाटर की एडिशन होगी, वाटर इसको स्प्लिट करने आएगा। ठीक है, और ये हेडेड एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहां पे रिएक्शन परफॉर्म करने लगे। एटीपी पे जैसे ही वाटर का रिएक्ट होगा और नीड और रिक्वायरमेंट होगी सेल की, तो एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस जो फास्फोरस है इनिशियल वो यहां से रिलीज हो जाएगा और रिलीज होकर ये क्या जनरेट करेगा, एनर्जी। क्योंकि फास्फोरस तो रिलीज हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में उसके रिलीज होने के बाद एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज। तो एक फास्फोरस जब टूटता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज। कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है हमारे पास 7.3 किलो। किलो मींस 1000, अगर हम उसको लिखें चेंज करें डेसिमल से तो ये आपके पास 7300 कैलोरीज एनर्जी बनती है। 7300 कैलोरीज एक फास्फोरस और दूसरे फास्फोरस के दरमियान एक बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी इट इज 7300 कैलोरीज। अब ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगा, या अब अगर जरूरत पड़ी तो जो एडीपी है, एडीपी इसकी भी मजीद क्या हो सकती है, इसकी भी मजीद फ्रैक्शंस हो सकती हैं, ये टूट सकता है और टूट कर क्या प्रोवाइड कर देगा अब हमारे पास एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एक और आप कह सकते हैं कि इनिशियल फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से इसके साथ क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और एनर्जी की क्वांटिटी सेम ही होगी, कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज। और ये जो एनर्जीज हैं ये एक्चुअल में सेल यूज करेगा अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। अब ये याद रखिएगा कि अब देखिए ना, अगर एक चीज यूज होती है तो वो दोबारा जनरेट भी होगी, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रोसेस होगा। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया और आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सारा दिन, तो एक्चुअल में वो आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं, जिसमें आपकी बॉडी में जितना भी एटीपी होगा वो एटीपी यूटिलाइज होगा। ठीक है, आप जैसे जैसे वो यूटिलाइज होगा उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू होगी, कम पर कम होना शुरू होगी, तो आपको भूख लगेगी। ठीक है, आपको हंगर फील होगा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, आप फिर खाना खाएंगे। तो जब आप दोबारा खाना खाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में एएमपी था तो वो जल्दी से फूड उसको एनर्जी देगा, तो वो एएमपी से एडीपी बन जाएगा और एडीपी दोबारा जो है वो क्या बन जाएगा, एटीपी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटीपी जो है वो दोबारा क्या हो सकता है, रीसाइकल। क्या हो सकता है, रीसाइकल। जब एनर्जी यूज हो रही थी तो 7.3 किलो कैलोरीज यूज हो रही थी। अब इतनी ही एनर्जी जो आप फूड खाएंगे वो जाएगी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पास, उसके साथ ऐड होगा फॉस्फेट तो वो डाइफॉस्फेट बन जाएगा और मजीद एडिशन पे ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। मोस्टली जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स वो एटीपी से एडीपी तक ही कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो एएमपी में भी कन्वर्जन हो सकती है और बाद में इसकी रिसाइकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स एटीपी आप कह लीजिए कि आपकी सेल एनर्जी करेंसी है, ये आपकी सेल की करेंसी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर आपकी बॉडी वर्क नहीं कर सकती और बॉडी का कोई यूनिट यानी सेल भी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो आइए अब इसको हम रीडिंग के तौर पर देखते हैं। पेज नंबर 119 है, बहुत सी चीजें रीड करने वाली हैं बीच में जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी। आइए इन्हें देखते हैं। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल, यानी पूरा जो सेल की एनर्जी करेंसी है वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियोटाइड होता है विच इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब ये वर्ड न्यूक्लियोटाइड मैंने क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैट्रिक्स सेक्शन में जाके आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहां पर आप सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये वर्ड न्यूक्लियोटाइड का ज्यादातर आपको डीएनए में सुनने को मिलेगा, इसलिए मैंने सामने डीएनए के तौर पर एग्जांपल देकर आपको एडिनोसिन या एडेनिन समझाने की कोशिश की थी। इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस, कि सेल में जितने भी फंक्शंस करने हैं ऑर्गेनेल्स से, या जितने भी ऑर्गेनेल्स में फंक्शन करने हैं सेल में रहकर, वो तमाम एटीपी की मदद से होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, के मैक्रोमोलिक्यूल्स को प्रिपेयर करवाना, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, मूवमेंट, यानी जितनी भी मूवमेंट होगी इनके बनने के बाद, फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वो मैसेज होता है जो कि न्यूरॉन के इनसाइड यानी न्यूरॉन के अंदर से गुजरता है। और न्यूरॉन क्या है जी? तो न्यूरॉन आप कह सकते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट होता है। तो नर्व इंपल्स एक मैसेज होता है, उसकी ट्रांसमिशन भी इस एटीपी की बेस पर है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूव करना, आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का होना जरूरी है। एनर्जी लगाकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल है। तो वो एनर्जी एक्चुअल में जो लगेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट में, इट इज एटीपी। ये भी चैप्टर 4 का पार्ट है। फिर स्टूडेंट्स एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो मींस आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड, यानी कोई भी चीज अगर सेल के इनसाइड से यानी अंदर से बाहर जा रही है, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब जब उसने जाना है तो जाने के लिए एनर्जी यूज होगी। इसी तरह एंडो मींस इनसाइड, कि किसी भी मॉलिक्यूल ने सेल के इनसाइड आना है तो इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एटसेट्रा। ये वो सारे फंक्शंस हैं जो सेल के इनसाइड परफॉर्म होते हैं, और इनको परफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये यूज करेंगे तो एटीपी में भी कन्वर्ट हो जाए एडीपी, ठीक है। फिर अगर कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म करना है तो मे भी एडीपी कन्वर्ट हो जाए एएमपी जी। The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इस मॉलिक्यूल का, उसकी बेस पर ये सारी वर्किंग होती है। वो स्ट्रक्चर व्हाइट बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे बुक पर बॉटम पे भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या डायग्राम है जी उसकी, कि ईच एटीपी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, ठीक है। और वो तीनों सब यूनिट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप पेज नंबर 120 पर आ जाइए, हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं टॉपिक को, कि जी द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट इज इंडिकेटेड बाय द टाइल्ड एंड इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है हाई एनर्जी का, मतलब कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है। अब हमने देखा कि ये टाइल असल में इस तरह इसका सिंबल होता है, इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें बात इलेक्ट्रॉन्स की हमने की। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों की, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो रेडॉक्स रिएक्शन का था, जिसमें हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रैग होते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो उस कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन बताई। चलिए बहरहाल इसको आगे लेके चलते हैं कि जी द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड as it breaks and inorganic phosphate gets separated from ATP। मतलब देखिए जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब उन्होंने लिखा ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन नहीं होता जिसमें वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। और आगे उन्होंने कहा कि गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी, यानी एटीपी से जैसे ही फॉस्फोरस अलग होगा तो वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा।
तो इसका मतलब पहले वो ऑर्गेनिक कहला रहा था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो कनेक्टेड था राइबोस शुगर के साथ, और राइबोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं। जिस चीज में स्टूडेंट्स कार्बन होता है वो चीज ऑर्गेनिक कहलाती है। अब जब तक ये फॉस्फेट जो है ये इसके साथ कनेक्ट रहेंगे राइबोस शुगर के साथ, तो एक्चुअल में वो कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं और ऑर्गेनिक हैं। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, एक फॉस्फोरस सेपरेट होगा, तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा बल्कि वो इनऑर्गेनिक बन जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए आगे देखते हैं जी कि द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज, यानी 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। अब नीचे आपके पास रिएक्शन गिवन है, वो रिएक्शन भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और उसका जो यूनिट लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल। मोल क्या जी? जो कंसंट्रेशन हम लेंगे इट इज इक्वल टू 1 मोल। ये हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। In common energy reactions, only the outermost of the two high energy bonds break. यानी ज्यादातर रिएक्शंस में 2 बॉन्ड ही टूटते हैं। When this happen, जब ये होता है तो ATP becomes ADP, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड 1 फॉस्फेट, इधर I का मतलब इनिशियल यानी पहला, इज रिलीज्ड, वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होते वक्त वो क्या रिलीज करेगा? साथ साथ एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इन सम केसेस कभी कभार ऐसा होता है कि एडीपी फर्दर ब्रोकन होता है और टूटकर एएमपी बना देता है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब नीचे आपको दूसरा रिएक्शन गिवन नजर आ रहा होगा जी। तो आगे कहते हैं कि जी सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बिनिंग इट विद T initial to form ATP. The synthesis of ATP from ADP and PI requires the expenditure of 7.3 kilocalories of energy per mole. यानी आसान लफ्जों में अगर एक फॉस्फेट टूटा, सेपरेट हुआ, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7.3 किलो कैलोरीज। और वो एनर्जी किसने यूज की? सेल ने अपने फंक्शंस को परफॉर्म किया। अब इतनी ही एनर्जी जो उसने एक्सपेंडिचर की, अगर उसको मिल जाए, रिक्वायर हो जाए दोबारा एडीपी को, तो उसी एनर्जी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अपने में ऐड करके दोबारा राइबोस तीसरे फॉस्फोरस को जैसे ही ऐड करेगा तो एडीपी से दोबारा एटीपी बन सकता है। ठीक हो गया जी। This energy is obtained from the oxidation of foodstuff. इसको अंडरलाइन करिए जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ से मुराद के जो आप खाना खाएंगे वो खाना आपके स्टमक में जाएगा, फिर वहां पर वो खाना टूटेगा और स्पेसिफिक प्रोसेस से उस खाने के अंदर, एक्चुअल में वो उस खाने में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? C6H12O6। उस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। अच्छा जी, नाउ वी कैन समराइज दैट एटीपी इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यानी एटीपी जो है वो जनरेट हो सकता है बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है जी। इन दिस वे आप ये कह सकते हैं कि एटीपी जो है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? तो ये टॉपिक मेटाबॉलिक से जो हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म, ये हमने चैप्टर 6 एंजाइम्स में पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स की। द फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड द सेकंड इज एनाबॉलिज्म, जिसमें एक में आप कह सकते हैं एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है और एक में स्टोर होती है। यानी एक में मॉलिक्यूल टूटते हैं, ब्रेकिंग होते हैं, मॉलिक्यूल्स की ब्रेकेज होती है, और दूसरे में मॉलिक्यूल जो हैं वो एड अप होते हैं। तो ये एक्चुअल में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें ये सारा काम होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीपी।
एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एटीपी, जिसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। जिस तरह आपको इसका स्ट्रक्चर जो है, डायग्राम जो नीचे बनी हुई है बॉटम पे, पेज नंबर 119 पे, ये आपको डायग्राम शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है। सब यूनिट्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा टाइल्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है जी। आपको इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एएमपी स्टैंड फॉर डैश, एडीपी स्टैंड फॉर डैश, इस तरह करके, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आज स्टूडेंट हम अपना वर्क फॉर डे 2 यहां तक कंप्लीट करते हैं। इसको अच्छी तरह रीड करिए, इसको अच्छी तरह याद करिए और अपने पास नोट्स में इसको राइट करिए।